नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें राष्ट्र की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगाया। डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार में तेजी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 161 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित की गई। लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला मालविका बंसोड़ से होगा। सानिया मिर्जा राजीव राम की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और भारत ने केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का फैसला किया। दोपहर समाचार में नवीन सक्सेना के साथ मैं अतहर सईद। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि आजाद हिंद के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को कार्यरूप देने के लिए उठाए गए कदमों के कारण नेताजी राष्ट्रीय नायक बन चुके हैं। श्री मोदी ने आज पराक्रम दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि राष्ट्र के प्रति नेताजी के स्मरणीय योगदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। नेताजी की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी है। बाद में इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर नेताजी की भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य हो रहा है। इस प्रतिमा की स्थापना नेताजी की 125वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों के अंतर्गत की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में विभिन्न लोगों और संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा की सराहना और सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। पुरस्कार में एक संस्थान को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र तथा एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानियों को उचित तरीके से सम्मानित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जयंती को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। देश ने ये भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब नेताजी का जीवन, उनका हर कार्य, उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पश्चिम बंगाल सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मना रही है।
राज्य सरकार नेताजी की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जय हिंद विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय योजना आयोग की नेताजी की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बंगाल योजना आयोग का गठन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भी नेताजी की जयंती मनाई गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने आज राजभवन में कोलकाता में नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। मणिपुर में भी आज पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। इस समारोह का आयोजन मोइरंग में राज्य के कला और संस्कृति विभाग में आईएनए परिसर में किया गया। लोगों ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए ने मोइरंग में तिरंगा फहराया था। सरकार ने परिसर में आईएनए संग्रहालय बनाया है और नेताजी की प्रतिमा स्थापित की है। फिल्म प्रभाग आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर 2 वृत्तचित्रों का प्रदर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दोनों वृत्तचित्र द फिल्म बर्न्स ब्राइट और नेताजी प्रभाग की वेबसाइट filmsdivision.org और इसके YouTube चैनल पर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज शाम सुर्खियों में कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पराक्रम गाथा आकाशवाणी के साथ प्रसारित करेगा। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:40 पर सुना जा सकता है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को वर्ष 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार संस्थान और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस संस्थान और प्रोफेसर शर्मा का चयन किया गया है। इस अवसर पर 2019, 2020 और 2021 के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2012 में हुई थी। ये संस्थान आपदा जोखिम कम करने की दिशा में कार्य कर रहा है। देश में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी शामिल की जा रही है। आज नई दिल्ली में राजपथ पर फुल ड्रेस परेड रिहर्सल हुई। परेड विजय चौक से सुबह 10:20 पर आरंभ हुई और नेशनल स्टेडियम तक गई। परेड रिहर्सल के दौरान देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत दर्शाई गई। दिल्ली पुलिस ने रिहर्सल के सुगम संचालन के लिए आसपास के मार्गों पर व्यापक प्रबंध किए थे। दिल्ली पुलिस ने रिहर्सल के सुगम संचालन के लिए व्यापक प्रबंध किया था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि पिछले 2 महीनों से सख्त आतंकरोधी उपाय किए जा रहे हैं और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। श्री अस्थाना ने बताया कि चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली और 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज, स्टेट पुलिस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन में दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिव एंटी टेररिस्ट मेजर्स ले रही है। इसके तहत शहर में आपने देखा होगा नाकाबंदी है, चेकिंग है, व्हीकल चेकिंग है, होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना की चेकिंग है और काफी वेरिफिकेशंस हैं, टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, लेबरर्स वेरिफिकेशन। तो ये सब मिला जुला के पिछले 2 महीने से काफी इंटेंसिवली एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद करेंगे। इन विजेताओं को वर्ष 2022 और 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान करने में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पहली बार इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। बच्चों को ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र हैं नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति और वीरता। इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत देश भर से 29 बच्चों का चयन किया गया है। इस पुरस्कार के विजेता हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेते हैं। पुरस्कार में 1 पदक, 1 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। सौभाग्यकार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर।
संस्कृति मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन करेगा। इसमें भाग लेने वाली टीमें देश भर में 50 से अधिक विशेष स्थानों पर रंगोली सजाएंगी। इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम सवेरे 11:30 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण करने के बाद प्रसारित किया जाएगा। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके भी हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगाया। डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार में तेजी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 161 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित की गई। लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला मालविका बंसोड़ से। सानिया मिर्जा राजीव राम की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और भारत ने केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का फैसला किया। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। आयोग ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और इन राज्यों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने राज्यों में कोविड की मौजूदा और संभावित स्थिति की व्यापक समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में और दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों में मतदान होगा। इन 2 चरणों में विधानसभा की कुल 403 सीटों में से 113 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों नेताओं ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 जिलों का दौरा कर घर घर जनसंपर्क किया और पार्टी कार्यकर्ताओं व प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठकें की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहले चरण के चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज ग्रेटर नोएडा में घर घर जनसंपर्क किया। समाजवादी पार्टी हर रोज 2 वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रोजाना लखनऊ में प्रेस वार्ता कर अपनी पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में जनता को बता रहे हैं। पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को इटावा की जसवंत नगर सीट से गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने युवाओं और महिलाओं के लिए 2 अलग-अलग घोषणा पत्र जारी किए हैं। पार्टी अपने चुनाव प्रचार में इन पर विशेष जोर दे रही है। बहुजन समाज पार्टी भी अपने नए नारे हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बसपा को सत्ता में लाना है के साथ चुनाव मैदान में है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।
इस सूची में 27 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए 24 और 3 मार्च को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए 16 उम्मीदवार शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा गठित पंजाब लोक कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी 38 उम्मीदवारों की सूची आज जारी करेगी। पंजाब लोक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और सुखदेव सिंह ढींढसा के शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अपने उम्मीदवारों को जाने केवाईसी ऐप पर सही दस्तावेज अपलोड किए जाएं। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार पर आपराधिक मुकदमों सहित सभी विवरण की जानकारी के बारे में जागरूकता फैलाने और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ये ऐप शुरू किया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 161 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 3,65,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,59,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय 21,87,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 93.18% है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 161 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए जा चुके हैं। केरल में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए आज से 24 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों को 50% बिस्तर कोविड रोगियों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। केरल में पिछले 24 घंटे के दौरान 45,136 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 21,324 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। राज्य में संक्रमण की दर 44.8% है और इस समय 2,47,227 लोगों का कोविड का इलाज चल रहा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत ने सभी से टीकाकरण करवाने और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का अनुरोध किया है। सर्वाधिक मौतें उसी कैटेगरी में हो रही हैं जिन्होंने या तो एक भी डोज नहीं ली है या एक ले ली है और दूसरी में लापरवाही कर दी है, दूसरी नहीं ली है। तो मैं आपके श्रोताओं को हाथ जोड़कर ये आग्रह कहता हूं कि अगर जिन्होंने अभी तक पहली डोज कोविड की टीकाकरण के लिए लगवाई है तो पहली लगवा लें। जिन्होंने पहली लगवा ली है लेकिन दूसरे में लापरवाही कर दी है, कोई बात नहीं, कितना भी समय गुजरे दूसरी डोज लगवा दें। और हमारे 60 साल से ऊपर जितने बुजुर्ग हैं घर में, उन सबको प्रिकॉशनरी डोज लगवा दें। और हाँ, 15 से 18 साल के बीच में जितने बच्चे हैं उनको फटाफट टीकाकरण करवा दें और सबको मजबूत बना दें इस लड़ाई के खिलाफ कि संक्रमण भले ही हो जाए लेकिन हमारी जान सुरक्षित रहे, हमें अस्पताल में ना भर्ती होना पड़े, हमें वेंटिलेटर पे ना जाना पड़े, हमें आईसीयू का मुंह ना देखना पड़े। ये सब हमें अब समय आ गया है जो चीजें ध्यान में रखनी है। महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले में केंद्रीकृत रसोई सेवा से आश्रम विद्यालयों और एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों की सेहत में काफी सुधार हुआ है। नीति आयोग ने कल अपनी एक प्रस्तुति में कहा कि जनजातीय विभाग की देखरेख में चल रही इस रसोई सेवा से 30 आश्रम विद्यालयों और एकलव्य विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला प्रशासन के सेंट्रल किचन ने जिले के आश्रम और एकलव्य स्कूलों के सभी छात्रों के लिए निरंतर गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान कर एक अलग पहचान बनाई है। इस अनूठे उपक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट पैकेजिंग, साफ सफाई और समय पर सेवा पहुंचाने से छात्रों के स्वास्थ्य में एक ठोस सुधार हुआ है। नीति आयोग की एक विशेष बैठक में हुई प्रस्तुति के दौरान एक विशेष उल्लेख में आयोग ने कहा कि यह सेवा आने वाले भविष्य में भी सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी और आश्रम विद्यालयों के लिए एक केंद्रीकृत रसोई की अवधारणा को लागू कर रहा है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला मालविका बांसोड़ से होगा। सेमीफाइनल में कल सिंधु ने पहला सेट आसानी से जीत लिया था, लेकिन दूसरे सेट में रूस की कोस्टेस्काया घायल होने के कारण मैच से हट गई थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच केप टाउन में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। भारत ने आज टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। श्रृंखला के शुरुआती दोनों मैच दक्षिण अफ्रीका की टीम जीत चुकी है। सानिया मिर्जा और राजीव राम की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने मैटवे मिडिलकोप और एलेन पेरेस की जोड़ी को 7-6, 6-4 से पराजित किया।
महिला हॉकी एशिया कप में भारत का सामना आज मस्कट में जापान से होगा। ये मैच आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। ये मैच जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह सुनिश्चित कर लेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के आगामी भारत दौरे के लिए मैच के स्थानों में परिवर्तन की घोषणा की है। दोनों टीमों के बीच 3 एकदिवसीय मैच अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले जाएंगे, जबकि 3 2020 क्रिकेट मैच ईडन गार्डन्स कोलकाता में होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये शब्द दुनिया भर में गूंज उठे और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आजाद हिंद फौज सागर का सीना चीरते हुए रवाना हुई। आज भी ये शब्द सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ये दिन पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और विद्यार्थी जीवन से ही देशभक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे। अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और मेरिट में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन जलियांवाला बाग के नरसंहार का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सिविल सर्विस का प्रशिक्षण बीच में ही छोड़कर वे 1921 में भारत लौट आए। महात्मा गांधी के प्रभाव से वे स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए और देशबंधु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। लोग बोस को प्यार से नेताजी कहते थे। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो नेताजी को क्रांतिकारी समूह बंगाल वॉलंटियर्स के साथ सहयोग के कारण पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद वे जेल में रहने के दौरान ही कलकत्ता के महापौर निर्वाचित हुए। उन्हें रिहा कर दिया गया और चिकित्सा के आधार पर रिहा होने से पहले कई बार गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद उन्हें 1930 के दशक के मध्य में यूरोप जाने की अनुमति मिल गई। सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की यात्रा में भारतीय विद्यार्थियों से मुलाकात की और भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय राजनेताओं से भी मिले। इस दौरान उन्होंने शोध किया और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। ये पुस्तक 1935 में लंदन में प्रकाशित हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस भय से भारत में पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे अशांति फैलेगी। भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए नेताजी 1936 में भारत लौटे। आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 1937 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस 7 राज्यों में सत्ता में आई और सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। उन्हें 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान नेताजी ने राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। वे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए 6 महीने का समय देने का प्रस्ताव लाए और ऐसा न करने पर विद्रोह की बात कही गई थी।
प्रस्ताव के विरोध के बाद नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और प्रगतिशील समूह बनाया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। नेताजी ने विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के विरोध के लिए जन आंदोलन शुरू किया। कलकत्ता में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में नेताजी पठान के वेश में नाटकीय ढंग से देश से निकल गए। वे अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। जनवरी 1942 में उन्होंने बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो से प्रसारण शुरू किया, जिसका भारत में जबरदस्त उत्साह से स्वागत किया गया। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। जुलाई 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस से पूर्वी एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने आजाद हिंद फौज को संगठित किया। नेताजी ने गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद के नाम पर INA की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की भी रेजिमेंट थी, जिसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में INA में अनेक युद्धबंदी और हजारों स्वयंसेवक शामिल हुए। आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद करवाया और बर्मा को पार करते हुए 18 मार्च 1944 को भारत में दाखिल हुई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की पराजय के बाद INA को पीछे हटना पड़ा, लेकिन नेताजी ने समर्पण नहीं किया और सोवियत संघ के सहयोग से मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। लेकिन खबर आई कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उस समय वे सोवियत संघ का समर्थन लेने के लिए मंचूरिया जा रहे थे। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी रही, क्योंकि ज्यादातर लोगों को विश्वास था कि विमान दुर्घटना के बाद भी वे जीवित थे। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त घोषित किया था। नेताजी का व्यक्तित्व आज भी सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है। महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले 4 महानगरों का हाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली और कोलकाता में हल्की वर्षा और बूंदाबांदी की संभावना है। श्रीनगर और जम्मू में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। श्रीनगर, लेह और मुजफ्फराबाद में हल्का हिमपात हो सकता है। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने, गरज के साथ छींटे पड़ने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैन्य जमावड़े के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 90 टन युद्धक सामग्री पहुंचाई है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हाल में एक सैन्य पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें गोली बारूद और उन्नत हथियार शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन पर रूस के किसी भी संभावित हमले को टालने के लिए अमेरिका और रूस ने कूटनैतिक प्रयास जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें राष्ट्र की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में 31 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगाया। डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार में तेजी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 161 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित की गई। लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला मालविका बंसोड़ से होगा। सानिया मिर्जा राजीव राम की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।